हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और इस वीडियो में हम आपके लिए ज़बरदस्त गैस पेपर लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस में आपके लिए तहलका मचा देगा और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होगा। और इस गैस पेपर से आपके बटे में से बटे नंबर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस गैस पेपर को बहुत ही ज़रूरी 100% आपको ये सफलता दिलाएगा। 100% इसको देखना है और 1 बाय 1 क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन आपको सीख कर हर एग्जाम में क्या सभी एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में 100% आपको ये सफलता दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। ये ज़बरदस्त गैस पेपर आपके सामने, हर क्वेश्चन खतरनाक और ज़बरदस्त होगा जो आपके हर यूपी पुलिस के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिद्ध करेगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। देखिए, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। सिंपल सी बात। देखिए, एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। देखो, इसको ऐसे करेंगे, ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। अब देखो, वह काम कितना है, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वह काम कितना है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह हमारे कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो वह कार्य हो गया 200, क्योंकि 40 और 50 का एलसीएम होता है 200। तो 40 पंजे 200। ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 50 चौका 200 4 यूनिट काम करता है। अब उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया। तो दोनों एक दिन में कितनी यूनिट कर लेते हैं? दोनों 5 और 4 9। और 5 दिनों लोग कितना यूनिट किया? देखो, एक दिन में 5 4 9 करेंगे, 5 दिनों तक 9 पंजे 45। तो 45 यूनिट करेंगे वे, 5 दिनों तक 45 यूनिट करेंगे। अगर मैं इसमें से 45 यूनिट घटा दूं तो अब शेष काम कितना रह गया? 155। अब शेष काम 155 रह गया। अब देखिए, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया इसने, तो ए इस कार्य को, शेष काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? अब देखिए, इस काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इस शेष काम को ए करेगा 5 तिये 15, 5 एकम 5, 31 दिनों में करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 31 दिन। तो देखिए, ऑप्शन सी इज राइट। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाता है 31 दिनों में शेष कार्य करेगा। अब देखो, इसको अलग तरीके से भी सीख लीजिए, क्योंकि आपको ज़बरदस्त बनना है मैथ में। इस बार आपका 100% नंबर आ जाएगा अगर आप मैथ की ये कलाकारी सीखते हैं और हर जटिल से जटिल और हर टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना सीखते हैं। क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर तरह का हल्का, डिफ़िकल्ट, उससे हार्ड और हर तरह हर लेवल का क्वेश्चन आपको सीखना होगा, करना होगा, तहलका मचाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखो, छोटे छोटे क्वेश्चनों को मत करो, स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी वाले क्वेश्चनों को करना सीखो, तभी आपका हर तरह का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैथ आसानी से, रीजनिंग वगैरह सब चीज़ें आसान लगने लगेगी आपको। इसलिए स्टैंडर्ड पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप आसानी से कवर कर सकते हो। चलिए देखिए, अब मैं इसको एक और मेथड से बताता हूँ आपको। किसी काम को ए 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में। उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। अब देखो, ए करता है पूरा काम 40 दिनों में, तो 5 दिन तक उसने कितना काम किया? इसी प्रकार बी करता है पूरा काम 50 दिनों में, तो 5 दिन तक उसने कितना किया होगा? देख लीजिए, 5 8 40 और 5 दाई 50, 1/10 इसने, 1/8 इसने। देखो, ऐसे भी हो सकता है ये आसानी से। अब देखो, दोनों ने कितना काम किया है? देखो, दोनों ने, अब जोड़ लीजिए, दोनों का काम जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर 10 एकम 10 और 8 एकम 8, 18 बटे, दोनों की गुणा आ जाएगी नीचे 80, 18/80, 10 8 80।
इतना काम किया है दोनों ने। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 नंबर 18 और 2 से इसको काटेंगे 40 बार। देखिए तो शेष काम कितना रह गया, 40 में से 9 घटाएंगे 31, 31 बटे 40 शेष काम रह गया। देखिए बहुत आसान है। अब इस शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए पूरा काम करता है ए 40 दिनों में, तो इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए 40 की गुना कर देंगे तो यहाँ पर मालूम हो जाएगा ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। 40 से 40 कट गया, 31 दिनों में करेगा। तो देखिए आपका ये मेथड भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज से ही हो जाते हैं, इसी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिवाइड करना भी इक्वल टू इक्वल का ही रूप है। यहाँ पर भी बराबर में रख के काट दीजिए इक्वल टू इक्वल, तो भी यही रूप है। इसको भी बराबर में रख के काट दीजिए तो भी यही रूप है। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारा आंसर आसानी से इस मेथड से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना ज़बरदस्त होगा आपके लिए, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होगा, बहुत आसान। तो देखो ये जरूर सीखने हैं आपको मेथड। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो गई, तो देखिए कितनी बढ़ गई, 9% से 13.5%, तो कितनी बढ़ गई है आप देख सकते हैं। 9 4 13, 4.5% बढ़ गई है। तो एक साइड में परसेंट में बढ़ गई है, यानी कि अधिक हो गई है, और दूसरी साइड में रुपए अधिक हो गए हैं, तो इधर अधिक बराबर अधिक से होगा, बहुत आसान। तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाते हैं। तो देखिए संख्या में रुपए बढ़े हैं 3690 रुपये, और परसेंट में बढ़ा है 4.5%। 4.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4.5% को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 9/2% भी लिख सकते हैं 4.5 को ऐसे। तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 9/2%। तो बढ़े बराबर बढ़े, यानी कि अधिक बराबर अधिक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूलधन राशि कितनी होगी, चलिए मूलधन राशि निकालते हैं। 9 चौक 36, 9 ही कम 9, ये 0, परसेंट की 2 0 और लगेगी। अब 2 की गुणा इधर वर्ज गुणा कर देंगे 2 से, तो मूलधन राशि आ जाएगी 41 दूनी 82 और 3 0 82,000 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, आसानी से आ चुका। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, और इस गेम्स पेपर से आपका ज़बरदस्त टैलेंट बढ़ेगा। आप सिलेक्शन लोगे 100%। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट, 82,000 रुपये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो यदि x प्लस वाई माइनस जेड कोमा वाई माइनस जेड प्लस 2w कोमा अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w। तो देखो ये हमारी जो संख्या दी गई है 3 बार रेशो में दी गई है। पहली ये रेशो, दूसरी ये रेशो, तीसरी ये। अब इन तीनों का अनुपात 2 3 1 के अनुपात में है। तो हमें बताना है 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशो 3w का अनुपात हमें बताना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके सामने। देखो इसकी एक ट्रिक होती है बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस ट्रिक के अनुसार आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमेशा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ इक्वल टू इक्वल फॉर्म में इसी से होते हैं सभी क्वेश्चन। देखिए आप इक्वल टू इक्वल फॉर्म में देखो, इसमें ये ट्रिक होती है। इसमें जब ये 3 बार रेशो वाला सवाल आता है तो इसमें ऐसे ही देखा जाता है। देखिए पहला और आखिरी वाले का जोड़, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 2 और 1 3 3, यानी कि 2 और 1 3 इस वाले के बराबर है इनका जोड़। ये वाली ट्रिक है।
2 और लास्ट वाले को जोड़ेंगे 3 बराबर इसके हो गए। इसी प्रकार जो इनके वैल्यू है पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़कर इस वाले के बराबर रख देंगे सेम इस मेथड के अनुसार। ये वाली ट्रिक है इसमें। तो चलिए हम इनको और इनको जोड़ लेते हैं और बराबर रख देंगे इस वाले के बराबर। तो 1x और 2x जोड़ेंगे 3x, 1y और है ही नहीं यहाँ पर, y है यहाँ पर नहीं है, प्लस y माइनस जेड प्लस जेड को जोड़ेंगे प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस डब्लू रह जाएगा। देखिए जोड़ लिया मैंने, ये पहला और लास्ट वाला जोड़ लिया। उसके बाद मैंने ये सेकंड इसको इसके बराबर रख दिया क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है 3 के, तो बराबर इसके रखेंगे y माइनस जेड प्लस 2w ऐसे। अब देखो y से y भी कट गया ये। अब मुझे इसका मान निकालना है। मेरे पास -3x माइनस जेड है तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा, अगर मैं 3x इधर ले जाऊँ माइनस का हो जाएगा तो माइनस डब्लू ये है, और इधर प्लस 2w इधर लाऊंगा तो माइनस के 2w हो जाएगा इधर, और बराबर माइनस का 3x माइनस जेड ये रहा। अब माइनस के 3w बराबर हो गया माइनस के 3x माइनस जेड। अब इसके स्थान पर यहाँ पर मैं -3w रख दूंगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। देखिए 5w और यहाँ पर रख दूंगा ये मैं -3x माइनस जेड के स्थान पर -3w रेशो 3w। अब 5 में से मैंने 3w घटाया तो 2w रेशो 3w। अब w से w घट गया तो 2 रेशो 3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। ऑप्शन सी इज राइट, 2:3। ये रहा खतरनाक तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही दमदार और धागड़ क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 2 छात्र ए व बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। देखिए कुल का मतलब योग बराबर योग लगेगा इसमें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो यही तरीका होगा यहाँ पर सॉल्यूशन करने का। कुल योग दिया है दोनों को 4400 रुपये का पुरस्कार रूप में, और यदि ए को बी के को भुगतान की गई राशि का 120% है, यानी कि ए को बी को भुगतान की गई राशि का अगर बी को 100 मिला है तो ए को 120 मिला है। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का यूज करेंगे। दोनों का योग हमारा इतना है और यहाँ पर दोनों का योग कर लीजिए। चलिए ऐसे जोड़ लीजिए, 120 और 100 हो गया 220। अब 220 से मैं इसको काटूंगा इक्वल टू इक्वल, कितनी बार कटेगा ये? 20 बार कटेगा, बस फिनिश हो गया। एक रेशो की वैल्यू 20 है तो बी को मिला धनराशि कितनी होगी, 100 में गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2 और 2 जीरो ये और एक ये 3 जीरो, यानी कि 2000 रुपये। तो बी को प्राप्त धनराशि होगी 2000 रुपये। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट, 2000 रुपये। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखो ये एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटे से बंधी है। देखिए एक वर्गाकार घास का मैदान है, यहाँ पर बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बताना है। देखिए ये वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा 25 मीटर है चारों ओर। देखिए उसकी को वर्गाकार या चौकोर जगह बोलते हैं या मैदान बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये 25 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान है और इस मैदान के कोने में खूंटे से बंधी है गाय और रस्सी की लंबाई उसकी 14 मीटर है। देखिए मैदान के एक कोने में इस पर बांध लीजिए, देखिए एक गाय को, और इसकी लंबाई 14 मीटर, यहाँ से यहाँ लो ले लीजिए 14 मीटर है, इधर यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर, और वह ऐसे इस रस्सी को बंधे बंधे इस तरीके से वह इस मैदान का घास चर सकती है, ये वाला।
तो ये 14 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं, इधर यहाँ से यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने क्या गाय को बांधा है, ये गाय को बांधा है। देखिए बहुत आसान है, सिंपल है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जिसमें गाय चर सकती है। देखिए ये गाय चर सकती है इसमें। अब देखिए वर्गाकार मैदान में एक कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये पूरे वर्ग का एक चौथाई हिस्सा हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का एक चौथाई हिस्सा हो गया। देखो एक चौथाई हिस्सा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री को कवर करता है और यहाँ पर ये 90 डिग्री उसके चौथाई हिस्से को कवर कर रहा है। तो हमें उस भाग का क्षेत्रफल बताना जिसमें गायें चर सकती है। तो बहुत सिंपल और आसान है। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 डिग्री का कोण भरे जाएगा बटे 360 मीन्स 9 चौक 36। ऐसे पाई का मान 22/7 भरा जाएगा। आर स्क्वायर आर हो जाएगा 14 14 194 होता है, 14 का वर्ग, और बटे में हम लिखेंगे 4, यानी कि 1/4 का मतलब ये हो गया। अब हम इसको आसानी से हल करते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। देखिए 7 दूनी 14, 5 7 8 56 और 4 सत्ते 28, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 ये रहा। देखिए 22 सत्ते 154 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखो बहुत इजी है फ्रेंड, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपके सामने बहुत ही अच्छा और सिंपल मेथड से आपके सामने मैथ का सॉल्यूशन होगा। देखो मैथ कठिन नहीं होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर आप मैथ को उसकी लैंग्वेज से समझेंगे तो मैथ बिल्कुल इजी है। यही तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराता हूँ। तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा। देखिए 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन है 62,000 रुपये। देखिए 62,000 रुपये है 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन। यदि 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई है, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसके वेतन में वृद्धि हो गई है, यदि उनके वेतन का नया औसत अब इतना है 64,250, तो अब 64,250 है उनका नया औसत। तो देखिए औसत कितना बढ़ गया है, बस यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले पांचों का औसत वेतन था 62,000, अब 64,250 है, तो वेतन बढ़ गया है, औसत बढ़ गया है 2,250 रुपये। देखिए 6200 से 64,250 2,250 रुपये बढ़ गया है औसत। तो सुरेंद्र का मासिक वेतन हमें निकालना है, सुरेंद्र का मासिक वेतन। बहुत आसान, जबरदस्त। तो देखिए औसत इतना बड़ा है किन पर, 5 लोगों पर बड़ा है, हर आदमी पर इतना बड़ा है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा सुरेंद्र का मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, मैंने यहाँ पर वृद्धि निकाल दी है। देखिए बहुत आसान, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 22 पंजे 110 और 2 112, तो 11,250 रुपये की वृद्धि हुई है सुरेंद्र के वेतन में। फिनिश हो गया, देख लीजिए बिल्कुल इजी, लैंग्वेज से कुछ भी नहीं बचता। 11,250 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल इजी आसान। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का होगा। देखिए 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है।
गोले की त्रिज्या बताए। देखिए घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, क्योंकि जब घनाभ को पिघाला जाता है तो उसका कुल वॉल्यूम कुल आयतन हो जाता है गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि उस आयतन से ही गोला बनाया जाता है। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन के बराबर। तो एक साइड में हम घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन, और एक साइड में लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन, ये, और इधर गोले का आयतन होगा, सॉरी घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन। अब देखिए दोनों आयतन आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लग गया यहाँ पर भी, और इससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर आसान करेंगे। देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 आर का घन बराबर लंबाई हो गई हमारी 24.5 गुणा 16.5 और गुणा 12। अब देखो इसको कटिंग करते हैं, 4 तिये 12 और 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 पंजे 55, ये कटिंग हो गया। अब 2 से इसको फिर काटते हैं 1.5 बार, क्योंकि 1.5 हो जाएगा हमारे यहाँ। अब देखो ऊपर की कंडीशन खत्म हो गई। अब 3 से 21 इधर ले जाएंगे यहाँ पर, और इसे ऐसे लिख लेंगे आर का घन बराबर हो जाएगा, इसको 7 से कटिंग करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 7 से, 3 गुणा 7 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 7। अब इसको 7 गुणा, देखिए 7 21, 7 पंजे 35, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, और गुणा 1.5, 1.5 गुणा 1.5। देखिए इसको बस इसको सेट करना है और कुछ नहीं। मेन चीज़ ये है क्योंकि आर का क्यूब है, इधर भी क्यूब बनाना है, तो क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा अगर हम क्यूब बना लेते हैं। तो देखिए क्यूब बनाते हैं, यहाँ पर बना लेंगे 7 गुणा 0.5, ऐसे बना लेंगे, इसके मैंने यहाँ पर फैक्टर कर दिए। अब 7 की घात 3 हो जाएगा ऐसे, और 5 के 15 1.5 ये हो जाएगा। देखो 7 गुणा 7, 7 की घात 3 तो ये हो गया 1 2 3, और गुणा 5 के 15 1.5, 1.5 की घात 3 ये हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, बिल्कुल ईजी हो गया, घात से घात हटा देंगे ये वाला, तो क्या हुआ आर बराबर हो गया 15 सत्ते 105, यानी कि 10.5 गुणा कर लेंगे इनकी। आप 15 सत्ते 105, तो गोले की त्रिज्या हो गई 10.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। यहाँ पर इसके सेटिंग करना बनाना ये मोस्ट पॉइंट था, इसी को मैंने आपको क्लियर कराया। वरना यहाँ तो इजी है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट रखो, कैलकुलेट करो आंसर। लेकिन यहाँ पर ये मोस्ट पॉइंट है आर की क्यूब, आर का मान निकालना बहुत ही बेस्ट रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। देखिए समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, और इसमें छोटा विकर्ण ये हो गया हमारा, इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है ये। अब इसकी प्रत्येक भुजा इसने बताई है 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी, ये वाली भी। अब देखिए जब दोनों विकर्ण समचतुर्भुज के एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ पर दोनों विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये वाला विकर्ण 12 है तो 6 यहाँ से यहाँ लो हो जाएगा, 6 यहाँ से यहाँ लो हो जाएगा। अब देखो, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं O बिंदु पर। और जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है AOB
एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण बन जाती है, एक आधार भुजा हो जाती है और ये लंब भुजा हो जाती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाली भुजा OA निकाल लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर बनती है। अब देखिए OA निकाल कर देखेंगे, OA बराबर स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, ये वाली भुजा। अब इसको हल करेंगे हम, कितना होगा देख लीजिए, 10 का वर्ग 100, 6 का 36, कितना बच गया 64, 36 64 का वर्गमूल 8, ये आ गई हमारी 8 भुजा। OA जब यहाँ से यहाँ लो 8 है तो यहाँ से यहाँ लो भी 8 हो गई है, तो 8 और 8 16 हो गया बड़ा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण हो गया 16। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण ऐसे। अब 1/2 गुणा पहला विकर्ण था 12 गुणा दूसरा विकर्ण हो गया 16। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 छिक्का 12, 16 छिक्कम 96, 96 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ऑप्शन डी इज राइट, 96। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके सामने। जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोनों, और इनको सीखिए और यूपी पुलिस में जबरदस्त सिलेक्शन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होगा। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम में प्लस शेष 2 जोड़ देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो देखिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन में चलते हैं। 12, 21, 35। देखिए 12, 21 और 35 का हम एलसीएम लेते हैं। देखिए इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, 4 तिये 12, 7 तिये 21 और इसके 7 पंजे 35। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 के रूप का सबसे बड़ा 4 एलसीएम ले लेंगे, और 3 के रूप का सबसे बड़ा 3 ही रहेगा, और 7 के रूप का 7 और बचा हुआ 5। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 5 चौक 20 60 और 6 सत्ते 42, 420। 420 एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें हम शेष 2 भी जोड़ेंगे। देखिए शेषफल 2 प्राप्त होता है, ये भी जोड़ेंगे तो वह छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। 420 + 2 422। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 422। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 422। फिनिश हो गया है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम ये भी देखते हैं किस तरह का कैसा क्वेश्चन है, इसको भी जानेंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3 और 10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध है और यदि विजेता प्रत्याशी को 15,62,000 मत मिले हैं तो कुल कितने मत डाले गए, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोनों प्रत्याशियों को मतदान प्राप्त हुआ 3-10 के अनुपात में, ये रहा। और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं 15,62,000, और यहाँ जीतने वाले को मिले हैं 10। अब पूछा है कुल कितने मत डाले गए। देखिए इक्वल टू इक्वल ही है सभी क्वेश्चनों में। तो कुल मतदान डाले गए कितने, तो कुल हो गए 10 और 3 13 से गुणा कर लेंगे, कुल आ जाएगा। 0 से मैंने 0 काटी, अब बची हुई संख्या होगी आपस में गुणा करेंगे। देखिए 1 0 ये 13 दूनी 26 हासिल 6 2 13 6 78 2 70 हासिल 7 और 13 पंजे 65 और 5 70 2 72। देखते हैं एक बार फिर गुणा देखेंगे करके कितनी होती है। 0 13 दूनी 26 2 13 6 78 2 70 हासिल लगे 7 और 13 पंजे 65 13 पंजे 65 और 5 70 2 72 फिर हासिल 7। अब 13 एकम 13 और 7 20 13 7 20। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 20 20 60, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, तो इसको सही कर लीजिए 20 20 60।
ऐसे 20 20 60 20 20 60। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। तो बिल्कुल राइट जवाब हो चुका है आपके क्वेश्चन का, ये रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है आपके सामने इन सभी क्वेश्चनों का, और ज़बरदस्त नए नए सॉल्यूशन आपको नए नए क्वेश्चनों के आसान मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुपर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल इजी कराया जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इजी कराया जाएगा, जिससे कि मैथ आपका इतना आसान हो जाए, इतना आसान हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आप खुद देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। यदि समान आयतनों के दो लंबवतीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है। देखिए यहाँ तक की लैंग्वेज को हम सेट करके लिखते हैं। देखो समान आयतनों के, देखिए यहीं से ही मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लग गया है कि दो सिलेंडर है, उनके आयतन समान है। तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए दो सिलेंडरों के आयतन समान है। जैसे कि आप जानते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन होता है πr1² अब R1H1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें दो बेलन है, यानी कि दो सिलेंडर है। एक की त्रिज्या R1 होगी, एक की त्रिज्या R2 होगी। इधर लिखेंगे दूसरे की πr2²H2। देखिए ये दो बेलन हैं जिनके आयतनों का अनुपात बराबर होगा, और इनकी त्रिज्या दी है 3:1। तो ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई से पाई काटेंगे, और R1 यहाँ पर ये हमारी त्रिज्या R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी। H1 H2 हमसे पूछा है, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात। अब R1 का वैल्यू भरेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और H1 हमसे पूछा है बराबर R2 का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और H2 ये हो गया। देखिए फिनिश हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। H1 H2 को रेशो में लिख लेंगे, इसे H1 रेशो H2, तो बराबर 1:9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:9। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 था। तो ऑप्शन सी इज राइट, 1:9। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे और इसको इजी करेंगे, बिल्कुल आसान। देखिए ये तो क्वेश्चन हमारा इक्वल टू इक्वल हुआ है, और ये कैलकुलेशन संबंधी क्वेश्चन है, इसके कैलकुलेशन करनी है। देखिए 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12, इसको हमें जोड़ना है, घटाना है, इसको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद देखना है कौन सा आंसर हमारा बनता है। चलिए देखो 2√3 5√3, बस इसको हल करना है। 2 और 3 इनको तो जोड़ लेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान लगेगा और भी। 2√3 प्लस 5√3 और माइनस इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए फैक्टर यहाँ पर दिखाता हूँ, 12 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 4 दिए 12 ऐसे, और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे, 2√3 आ जाएगा ये। तो इसके स्थान पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2√3 ऐसे, 2√3। अब देखिए माइनस का 2√3 और ये प्लस का 2√3 आपस में ये कट जाएंगे। प्लस माइनस सेम टू सेम होते हैं, अगर वे कट जाते हैं तो शेष बच जाएगा हमारा 5√3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 5√3। तो दिए गए व्यंजक का मान होगा 5√3। ऑप्शन ए इज राइट, 5√3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एवरेज का, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त, और ये आपके आने वाले एग्जाम में जबरदस्त सॉल्यूशन का काम करेगा और आपके मैथ को काफ़ी इंप्रूवमेंट करेगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17
के एक सेट के रूप में दी गई है। एक सेट बना दिया गया है 5 संख्याओं का। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो फिर 4 से उसे गुणा किया जाए तो सेट की नई संख्याओं का औसत बताए क्या होगा। देखिए औसत पूछा है, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए फिर उसको 4 से गुणा किया जाए तो नया औसत पूछा है। तो आप देखिए नया औसत पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले पुराना औसत ज्ञात करना होगा। दी गई 5 संख्याओं के सेट का औसत निकालना है। उसके बाद हम औसत में ही 3 को जोड़ेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा नया औसत हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कार्य हो जाता है कि 5 संख्याओं का औसत निकालें। तो 5 संख्याएं लिखेंगे। सबसे पहले 12, 24, 35, 27, 17, ये हमारी 5 संख्याएं हो गई है। अब इन 5 संख्याओं में हम सबसे पहले औसत ज्ञात करेंगे। तो देखिए औसत ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी एक एज्यूम कर लीजिए औसत संख्या, यानी कि मान लीजिए कोई भी। तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया है कि औसत वाले चैप्टर में जब भी कोई संख्या औसत मानते हैं तो 0 वाली संख्या मान लेनी चाहिए, जिससे कि जोड़ना घटाना आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे कोई भी। जैसे मैंने देखा संख्याओं को तो मैंने 20 मान लिया 0 वाली संख्या, तो हमारा एवरेज हो गया 20। अगर हमने माना 20 तो हम देखते हैं ये वाली संख्या 20 से कितना कम है, एवरेज से कितना कम है, तो ये हो गई 8 कम, -8 कम। ये एवरेज से ज़्यादा है कितना, +4, और ये एवरेज से 15 ज़्यादा है, देख लीजिए, और ये एवरेज से 7 ज़्यादा है, और ये एवरेज से 3 कम है, देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, प्लस माइनस को जोड़ेंगे। 8 और 3 11, ये हमारा माइनस का हो गया, और ये 7 4 11 प्लस का, फिनिश। अब देखिए प्लस का बचा है तो इसका मतलब एवरेज 20 नहीं है, एवरेज बढ़ेगा, प्लस का बचा है। अगर माइनस का होता तो एवरेज कम हो जाता, घट जाता। तो अब बढ़ेगा तो प्लस कितना बढ़ेगा यहाँ पर देख लेंगे, और हमारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 15। कितनी संख्याओं पर बढ़ेगा, ये बराबर बराबर 5 संख्याओं में, ये जो बढ़ा हुआ है 5 संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो कितना बटा, 5 × 15, 3 बटा है, तो एवरेज 3 और बढ़ गया। अब एक्चुअल जो एवरेज था इन 5 संख्याओं का वो था 20 और 3 23, तो एक्चुअल एवरेज जो था वो 23 था। अब देखिए हमें बताना है उनका नया औसत, हमें नया औसत बताना है। तो मैंने बताया था पुराने औसत में ही 3 को जोड़ दीजिए और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, हमारा नया औसत आ जाएगा। तो देखिए पुराना औसत है हमारा 23, अब 23 में ही हम 3 जोड़ेंगे और उसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का। देखिए 23 और 3 26, 26 चौका 104। देखिए 23 3 26, 26 चौका 104, तो ये आ गया हमारा नया औसत। तो देखिए फ्रेंड आसानी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है, और ऑप्शन बी इज राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 104। तो नया औसत आ जाएगा 104। देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की है, और आपके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा बहुत ही आसान मैथ हो जाए। बस केवल हमारी एक ही बात को मानो आप, कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को और दिमाग को बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज कीजिए, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान ईजी हो जाएगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता मैथ, मैथ बहुत आसान होता है, ये हम गारंटी देते हैं आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कंडीशन आती है इस क्वेश्चन में। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ गया। देखिए अगर उसका वेतन 100 था तो पहले उसका 50% बढ़ा। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में जोड़कर लिखेंगे ऐसे, 150/100 या 3/,
2 भी लिख सकते हैं 50% को, क्योंकि 50% 100 में जोड़ कर लिखे जाएगा 150/100, 50 के 150, 50 दूनी 100, ऐसे भी हो जाता है 3/2। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 3/2। फिर उसके बाद 44% फिर घट जाता है। 44 घट जाता है तो कितना रह जाता है, देखिए 44 घट गया। देखो बढ़ता है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, घटता है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। 44 घट गया तो कितना रह गया, 46। 46 या 56 रह गया, ये 56 रह गया ये हमारा 56/100। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। क्या बनता है कंडीशन, 100 से मैंने 100 को काटा और 2 से मैंने इसको काटा, 28 दूनी 56 हो गया, 28 की 84, 100 की वैल्यू अब 84 रह गई है। देखिए 100 माना था मैंने, अब 84 रह गया तो कितना घट गया, 16। तो 16% की कमी आई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान, 16% की कमी। देखिए यहाँ पर ये हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड, बट ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं सक्सेसिव मेथड ऐसे होता है, +50 की वृद्धि हुई और उसके बाद 44 की कमी हुई, तो प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे, 1 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, ये और 100 से भाग करेंगे। देखिए ये होता है सक्सेसिव मेथड। 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब हम देख लेते हैं कितना बचा है ये, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। अब देखते हैं ये 22 और ये हो गया हमारा 44, यानी कि 60 और 66 हो गया, ये 66। और 66 में से यदि हम 50 घटा देते हैं तो -16 रह जाता है। तो -16 का मतलब हो गया 16% की कमी। आप ऐसे भी सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड ये सक्सेसिव मेथड हो गया, ये सिंपल मेथड हो गया। देखो यहाँ पर भी हमारा यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, संख्या के ऊपर रेशो या मल्टीपल का वर्क किया जाएगा इसी से, और इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से तो पूरा मैथ हो जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने एक पॉइंट और खोला है आपके सामने, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ इन 2 मेथड से होता है। ये मैंने लिखा है 90%, ये 10%, यानी कि ये इक्वल टू इक्वल सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद 10% ये, और आएगा इन्हीं 2 मेथड में ही। कैलकुलेशन या सॉल्यूशन मैथ का सभी क्वेश्चन होगा इन 2 मेथड में होगा, ये देख लीजिए आप ध्यान से। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि खतरनाक है और आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यही देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त सॉल्यूशन होगा आपके सामने। देखिए इस प्रकार का जनसंख्या वृद्धि या वस्तु के मूल्य में ह्रास की कमी वगैरह वाले जो क्वेश्चन आते हैं वे सभी इस कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार बता देता हूं। देखो इधर हम लिखेंगे, यहाँ पर वस्तु का जो मूल्य होगा वो वर्तमान मूल्य होगा, यहाँ प्रेजेंटली रेट होगा, प्रेजेंटली रेट होगा इधर। और यदि बाद की बात पूछी जाए तो बाद के लिए इधर परसेंट की वैल्यू इधर होगी। परसेंट वृद्धि के 100 में जोड़कर लिखेंगे, कमी कहते हैं तो घटाकर लिखते हैं। और यदि पहले की बात पूछी जाए तो पहले के लिए हम इसको इधर लिखते हैं, परसेंट वृद्धि गए तो जोड़कर लिखेंगे, कमी कहेगा तो हम उसको घटाकर लिखते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर एक गांव या शहर में जनसंख्या वृद्धि होती है या उसमें कमी आ जाती है, तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस टाइप से आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से। एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है। देखिए वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है, यानी 20% की कमी आ जाती है उसके रेट में। यदि यह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8,000 रुपये है,
तो वास्तविक रूप से यह किस मूल्य में खरीदी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस समय उसका मूल्य कितना बताया है, 8,000 रुपये। इस समय प्रेजेंटली के लिए इधर लिखेंगे 8,000 रुपये, और 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी ये। अब तो इसका मूल्य घट घट कर इतना हो गया, तो 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी। तो पहले के लिए हम इधर आएंगे कैलकुलेशन करने के लिए, और हर साल 20% का मूल्य में ह्रास होता है। तो पहले साल के लिए 20% कमी हो रही है, तो उसको हम 4/5 लिख लेंगे, क्योंकि 20% को हम ऐसे लिख लेते हैं 80/100। तो इसको लिखेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये पहले साल के लिए हो गए, और उसके बाद दूसरे साल के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे 4/5। अब देखो इसको हम हल करेंगे आसानी से, तो हमारा रेट आ जाएगा कि वह वास्तव में किस मूल्य में खरीदी गई थी 2 वर्ष पहले। तो देखिए 4 चौक 16 पंजे 80, 500 बार काटा मैंने, और 5 पंजे 25 पंजे 125, और 2 0 मैंने ये लगाई। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा लिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 12,500 रुपये। तो देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। इस तरह के हजारों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट से आप इस लेवल के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो फ्रेंड ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने था ये। अब देखो इससे भी खतरनाक तरीका मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, और ये तरीका केवल माइंड से ही किया जाता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप केवल माइंड का प्रयोग कीजिए। अगर आपको खतरनाक बनना है, अपने एग्जाम को क्लियर करना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो मैथ के लिए आपको एक टेक्निकल तरीके से अपना माइंड यूज करना होगा, और तब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और आप भी इसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जाती है। देखिए 65 किलो वाले 6 लोगों को लिफ्ट ले जाती है, जिनका औसत है 65 किलोग्राम। ध्यान रखना, देखो इसी से मैं सेकंडों में क्वेश्चन बताऊंगा इसका आंसर, पहले इसको पढ़ा दूं मैं। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार, देखिए 6 लोगों का 65 के औसत भार से ले जा सकते हैं, लेकिन 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, जो उस लिफ्ट में जा रहे हैं उनका औसत भार है 67.25। देखिए पहले वाले लोगों का जो उसने बताया कि 65 के भार के ले जा सकते हैं वह 6 लोगों को, तो अब 65 से ये कितना भार बढ़ा दिया उसने, एक व्यक्ति का भार 65 से 67.2 हो गया, तो कितना हो गया, देखिए 2.2 किलोग्राम बढ़ गया, 2.2 किलोग्राम बढ़ गया। और ये 5 लोगों का है, तो कितना बढ़ गया 5 लोगों का, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए यानी कि 65 के से भी ज्यादा है, 11 किलोग्राम और बढ़ गया। अब देखिए जो छठा व्यक्ति है, जो 65 किलोग्राम का जाना था, अब वो 65 किलोग्राम का नहीं जाएगा, क्योंकि उसके 65 किलोग्राम में से 11 किलोग्राम तो इन 5 व्यक्तियों ने ले लिए। तो हम क्या करेंगे, 65 में से 11 घटाएंगे, तो जो छठा व्यक्ति है वो 54 किलोग्राम का जाएगा अधिक से अधिक। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 54 किलोग्राम। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा। देखिए ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है, और जब वह एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी मिलाकर पार होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता देंगे, और बिल्कुल इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को, खड़ा व्यक्ति है उसको वह 15.3 सेकंड में पार करती है। देखिए 15.3 सेकंड का जो समय लेती है वह अपनी दूरी पार करने में समय लेती है, तो वह आदमी पार हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रेन जब उस आदमी को पार करती है तो उसे पार करने में 15.3 सेकंड का समय लेती है, अर्थात अपनी दूरी को पार करने में 15.3 सेकंड का समय लेती है।
और यह है 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। देखिए 43.3 सेकंड में। अब आप ये देखिए केवल 196 मीटर लंबा पुल नहीं है, उसके साथ में ट्रेन भी है। तो ट्रेन और पुल की लंबाई मिलकर पार होती है 43.3 सेकंड में। अब देखिए ये हमारा ट्रेन है और ये हमारा पुल हो गया। देखिए ये हो गई ट्रेन, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। और ये पुल। ट्रेन अपनी दूरी पार करने में जब किसी आदमी को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करने में 15.3 सेकंड का समय लेती है, और जब वह पुल को पार करती है तो टोटल समय लेती है 43.3 सेकंड का समय। उसमें उसकी दूरी भी और पुल की दूरी भी, जो 196 मीटर लंबा पुल है, तब समय लेती है 43.3 सेकंड का। तो अब आप देख लीजिए ट्रेन की चाल पूछा है, बस फिनिश हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। मैं इसको बिना ये बताए भी 1 सेकंड में कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है इसे, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब हमें ट्रेन की चाल निकालनी है। देखिए ट्रेन अपनी दूरी को पार करने में 15.3 सेकंड का समय लेती है, 15.3 सेकंड। तो वह जब पुल को पार करती है तो अपनी दूरी को भी 15.3 सेकंड में पार करेगी। तो अब बात आई 43.3 में से 15.3 खुद की दूरी का समय घटा देंगे तो 196 मीटर लंबे प्लेट पुल को वह जो समय बचेगा उस समय में पार करती है। तो घटा दीजिए, 3 में से 3 घटाया 0, 43 में से हमने 15 घटाया तो 28 बचता है। देखिए 43 माइनस 15, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 28। 28 सेकंड में वह पुल को पार करती है। देखिए 28 सेकंड लगते हैं 196 मीटर लंबी दूरी को पार करने में, और 28 सत्ते होता है 196 मीटर। देखिए 28 सत्ते 196 यानी कि 7 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल थी। देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 7 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल थी, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से आपके सामने। देखिए सोनल ने 580 रुपये में 10 कटोरियाँ और 20 थालियाँ खरीदी। देखिए 580 रुपये में 10 कटोरियाँ 20 थालियाँ खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपये अधिक है। देखिए कटोरी की कीमत से थाली की, प्रत्येक थाली की 5 रुपये अधिक है। अब थाली यहाँ 20 है तो हर थाली पर 5 रुपये ज़्यादा है, जबकि 10 कटोरी और 20 थालियों की टोटल कीमत दी है 580। तो अगर मैं 580 में से ये अधिक घटा दूँ, एक थाली पर 5 रुपये ज़्यादा है तो 20 पर हो जाएंगे, 20 पंजे 100 रुपये घटा दूँ तो 480 में ये दोनों बराबर बराबर रेट में आ जाएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंट को मैंने घटाया उसके बाद बराबर बराबर रेट की रह जाएगी। 10 कटोरी और 20 थालियों का रेट बराबर बराबर है, तो यहाँ टोटल 480 रुपये, 10 और 20, 30 वस्तुओं का रेट हो गया। अब ये 30 वस्तुओं का। तो अब मैं इसको इससे काटता हूँ, 16 रुपये की बैठती है एक कटोरी और एक थाली। अब 16 रुपये की बैठती है। अब उसने पूछा एक थाली की कीमत बताए। अब देखिए एक थाली 16 रुपये की है प्लस 5 रुपये अधिक भी है, वो भी तो काउंट करना है, क्योंकि ये तो इसके रेट से आया 16 रुपये, लाना तो मुझे 580 के रेट से। तो एक थाली पर 5 रुपये अधिक, तो वे भी जुड़ेंगे पहले वाले जो मैंने घटाए थे। तो अब एक थाली का जो रेट है वह 21 रुपये है प्रति थाली। तो देखिए एक थाली की जो कीमत है वो 21 रुपये है। बहुत आसान है, सिंपल तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर 21 रुपये। देखिए माइंड से इसको आप जबानी भी कर सकते थे। वही 20 पंजे 100 घटाया रह गया 480, 30 से भाग दिया 16 में 5 जोड़ा 21 रुपये प्रति थाली का रेट था। और अगर देखा जाए कटोरियों का रेट 16 रुपये प्रति कटोरी। देखो 5 रुपये इससे ज़्यादा हो गए थाली के, देख लीजिए आप, ये कटोरी का हो जाएगा अब और ये थाली का हो जाएगा, और 5 रुपये प्रति थाली अधिक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त
और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये वीडियो कराई जा रही है। और इस वीडियो में आपको बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सीख कर अपने आने वाले एग्जाम में फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक गेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है आप सभी भाइयों के लिए, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन इस वीडियो को देखकर आसानी से हो जाए और मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए, इसको 100% देखना है आपको और पूरी वीडियो देखना है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा। उसी टाइप से हर क्वेश्चनों का मैंने सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड देखिए, ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, दो संख्याओं का मैस है और लेस है, 2 और 72 है। देखिए, मैस है तो 2 है और लेस है हमारा 72 है। मैस है 2 और लेस है 72 है। किसका है? दो संख्याओं का। जब दो संख्याएं आ जाती है और उनका मैस है लेस है होता है, तो एक कॉन्सेप्ट जानते हो आप, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आता है वो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैस है गुणा लेस है, यानी कि HCF एंड गुणा LCM। ये वाला सभी बच्चे जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। HCF और LCM के गुणनफल के माध्यम से दो संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर है हमारा HCF 2, LCM है 72। देखिए ये है। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का ये गुणनफल मालूम हो गया है। क्या बनता है? 72 दूनी 144। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया है हमारा। अब हमें जो पॉइंट यूज करना है वो बहुत ही ज़बरदस्त और माइंड से यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया माइंड और टेक्निक से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। टैग्स होते हैं ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये वाले टैग्स। जैसे कि इसने दिया है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, ये वाला पॉइंट इसमें बेस्ट है और इस पॉइंट को आप यूज करने में दिक्कत मानते हैं। यही तो टैग होता है जो आपको रोकने का कार्य करता है और इसी को हम तोड़ देते हैं, बिल्कुल फिनिश कर देते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। जैसे देखो, ये जो दो संख्या है यहाँ पर, इनमें एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, दोनों का गुणनफल ये है 144। अब इन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो इस गुणनफल में ही तो है वे दोनों संख्या, जिसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से, ये हमारी छोटी हो जाएगी इधर और ये बड़ी हो जाएगी। तो उसने कहा बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे, उसी प्रकार फैक्टर कर लेंगे। देखिए 18 अट्ठे होता है 144, 18 अट्ठे 144। वैसे तो फैक्टर और भी होते हैं, जैसे 24 छिक्के 144, 12 12 144, 36 चौका 144। इस तरीके से फैक्टर तो और भी हो जाते हैं कई सारे, लेकिन शर्त ये पूरी करनी है ना हमें, तो उसी हिसाब से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, जिससे कि ये शर्त पूरी हो जाए। तो इन फैक्टरों से ये हमारी शर्त पूरी होती है। उसने कहा है छोटी संख्या का दुगुना। अब छोटी संख्या है 8 का दुगुना 8 का दुगुना 16 होता है, 16 से भी ये 2 ज़्यादा है, बड़ी संख्या ये रहा 2 अधिक है। छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है बड़ी संख्या, इसके दुगने से 8 का दुगना 16, 16 से भी 2 ज़्यादा है बड़ी संख्या। तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा तैयार। तो छोटी संख्या हमसे पूछिए, छोटी आ गई हमारी 8, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, छोटी संख्या आ गई 8। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बहुत सुंदर सिंपल मेथड आपके सामने यूज किया है और मैथ ऐसे ही निकलता है पूरा मैथ। विश्वास कीजिए आप मुझ पर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया है और आपके लिए बिल्कुल इजी बनाया है और आगे भी इजी बनाऊंगा मैं आपके लिए। और ये वाली बुक जो है हमारी, ये भी हमारी बुक चल रही है हमारे चैनल पर और इसके क्वेश्चनों का 1 बाय 1 मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस बुक के क्वेश्चनों को भी देखिए आप। अगर मैथ में आपको महारत हासिल करना है तो इस
बुक के सॉल्यूशन हमारे द्वारा जरूर देखें, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशन होंगे बहुत ही खतरनाक, इजी और आसान तरीके से, इसी टेक्निकल तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम कराएंगे। ये अंकित सर एंड राहुल तेवतिया सर की ये बुक है और ये बुक हमारे लिए यूजफुल होगी। यूपी पुलिस के लिए तो होगी ही, बट यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस आदि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो फ्रेंड, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखें, हमारी 1 बाय 1 वीडियो चल रही है इसकी भी, और इस बुक को सीख कर आप अपने मैथ में महारत हासिल करें। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए ऐसे ऐसे टाइप के एसएससी सीजीएल में भी आते हैं और ये रेलवे में भी आते हैं, और इस टाइप के आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और आप भी करके देखना। देखो आपका मेथड और हमारा मेथड कितना डिफरेंट है, आप करके देखना इस बात को कि डिफरेंट, वास्तव में डिफरेंट है या नहीं। ये मेथड आपको रियल में महसूस होगा ये बात। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई, देखो एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए। वो 300 में खरीदी गई और 50 रुपये मरम्मत में खर्च किए गए, तो उसको घर तक लाने में, यानी कि उसका जो टोटल अरेंजमेंट किया उसने 350 रुपये में पड़ गई उसको। वह कितने रुपये में खरीदी गई? वो 350 में। 300 रुपये ये और प्लस 50 रुपये मरम्मत के ये लगाने पड़े उसको, तो 350 में पड़ गई वह उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब पहले उसने इसका अंकित मूल्य बनाया, तभी तो अंकित मूल्य पर बताया इसने, अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। तो इसका अंकित मूल्य बनाएगा सबसे पहले और फिर 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। ये देखिए लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित कर देता हूं मैं। 110, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। और फिर इसी पर उसने कहा अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा। तो 20% आप 6/5 भी लिख सकते हैं, या 120/100 भी लिख सकते हैं, या 120% भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ऐसे अब उसने इसको बेच दिया। देखिए फ्रेंड, मैंने एक लाइन में ही सेट कर दिया और इस कॉन्सेप्ट से किया है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ मैं। हमारे यही कॉन्सेप्ट चलेंगे ये वाले हर क्वेश्चन के अंदर। बस इनको सेट करना सीख लीजिए, आप मैथ में महारत हासिल कर लेंगे, खतरनाक हो जाएंगे आप। चलिए करते हैं। देखिए मैंने परसेंट से 2 जीरो को काटा, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 120% को मैं 6/5 भी लिख देता हूँ आसान करने के लिए। देखिए 120/100, 20 ठीक है, 120 पंजे 100 ऐसे ही तो होता है ना, 6/5। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर 6/5। चलिए देख लीजिए आप, ये रहा। अब मैं इसको और कटिंग करता हूँ। 5 सते 35, 11 सते 77 गुणा 6। तो देखिए 77 गुणा 6, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। 6 सत्ते 42, 4 6 सत्ते 42, 4 46, 462 रुपया ये रहा। तो 462 रुपया आंसर आ चुका है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखो फ्रेंड, 1 लाइन में ही फिट कर दिया मैंने, क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा, और ये हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखे बहुत ही आसान कराया जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड और टेक्निकल तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को आसान और टेक्निकल तरीके और माइंड से इनका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आसान करके। देखो ब्याज दर ज्ञात करनी है हमें। ब्याज की दर ज्ञात करनी है जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज बन जाता है 440 रुपये। देखिए 5 वर्ष में बन जाता है ये 440 रुपये ब्याज। तो 1 साल का कितना हो गया? 5 8 40, 5 8 40, 88 रुपये हो गया 1 साल का ब्याज। देखिए 1 साल का ब्याज हो गया 88 रुपये।
सिंपल सा तरीका आप दिखाता हूँ मैं इसकी दर निकालनी। अब ब्याज जो है मूलधन पर दिया जाता है। देखिए मूलधन कितना है हमारा 1000 रुपये। 1000 रुपये पर जब ब्याज दिया गया 1 साल का, क्योंकि ब्याज दर हमेशा वार्षिक होती है तो इसलिए मैंने 5 से भाग करके 1 साल का ब्याज निकाला है। ये रहा, ये 1 साल का ब्याज है 88 रुपये। तो वार्षिक ब्याज दर होगी 100% के अकॉर्डिंग। अगर हम क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर मुझे 100 रख लेना है तो कैसे होगा, अगर मैं इस 10 से इसको भाग कर दूं तो यहाँ 100 रह जाएगा और 10 से इसको भाग करूँगा तो यहाँ पर 8.8% आ जाएगा। तो देखिए 100 के अकॉर्डिंग ये 8.8% है। 100 के अकॉर्डिंग देखिए आ गया। तो हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, बस यहीं से ही बता देंगे। जीरो मैंने 0 से यानी 10 से यहाँ से इसको भाग किया और 10 से इधर भाग कर दीजिए या 10 से इसको भाग कर दीजिए, एक ही बात है। तो 100 के अकॉर्डिंग 8.8% की ब्याज दर होगी ये। देखिए 8.8 ब्याज दर हो जाएगी ये रहा। बहुत आसान है, सिंपल है, वेरी इजी है। तो हमारी वार्षिक ब्याज दर आ गई 8.8%। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। अब देखो यही चीज़ मैं यहाँ से कर सकता था, 0 से मैं इसको भाग करूँगा 8.8, 100 के अकॉर्डिंग 8.8%। तो ये रहे 8.8%। आप ऐसे भी कर सकते थे, फिनिश। तो देखो ऐसे ही आसान और सरल बनाए जाते हैं क्वेश्चन। वैसे सरल नहीं होते ये, इन्हें बनाया जाता है। और आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं ये सरल क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाए और आप मैथ में निडर बने रहे और कभी भी मैथ में ना डरे और आप हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें। तो देखिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखेंगे इसको भी, देखेंगे इसकी भी खाल तारेंगे क्वेश्चन की और बिल्कुल ईजी बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो उस समय अवधि को ज्ञात करो। देखिए इसमें समय पूछा गया जिसमें 1000 रुपये मूलधन पर वार्षिक 10% की दर से 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत आसान है। और जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर आप बिना हल किए ही डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए समय ज्ञात करना है। देखिए जब क्वेश्चन में मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज CI आ जाए। देखिए A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, यानी मूलधन और अमाउंट या चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है उसने 1000 रुपये और यहाँ पर हमारा CI दिया है उसने 331 रुपया। अब देखिए मैं 331 रुपया CI दिया है, अगर मैं अमाउंट बनाना चाहूँ तो 1000 रुपये। जैसे कि आप जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मूलधन में मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लूँ तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाता है ये। तो देख लीजिए जोड़ देते हैं, हमने जोड़ा यो 1000 इसमें जोड़ा तो अब ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 1331, ऐसे हो जाएगा ये 1331 हो गया ये। देखिए 1331 मैंने मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़कर बताया कि मिश्रधन ये। तो जब भी क्वेश्चन में मूलधन, अमाउंट या CI आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं यदि उसमें समय पूछा जाए। अगर समय पूछा जा रहा है तो ये ध्यान रखना, मूलधन और अमाउंट वाली राशि या तो वर्ग में आएगी या घन में आएगी। ये जो मूलधन रुपये दिए हैं और अमाउंट दिया है या तो ये वर्ग में आएगी या घन में आएगी। अगर वर्ग में आ रही है तो समय 2 वर्ष होता है और अगर घन में आ रही है तो समय 3 वर्ष होता है। देखिए यहाँ पर घन में आ रही है, ये 10 का घन होता है 1000 और 1331 होता है 11 का घन। तो जब घन में आ गई तो समय हमारा 3 वर्ष होगा। मैंने कहा था अभी कि अगर घन में आ जाए तो समय 3 वर्ष और वर्ग में आ जाए तो समय 2 वर्ष। तो यहाँ पर घन में आया है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी 3 वर्ष। बहुत आसान है, सिंपल है। ये 10 का घन है, ये 11 का घन है। लिख दीजिए आप 10 का घन और ये मैंने यहाँ 11 का घन। और घन जो घात ही समय को रिप्रेजेंट करती है, घात ही समय को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा समय आ गया 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है।
अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझते हैं, मैंने बार बार आपको बताया यही ज़बरदस्त तरीका है, इस तरीके से ही मैं सभी क्वेश्चनों को सोल्व करता हूँ, जैसे कि आपके सामने ये भी। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको यूपी पुलिस के लिए ज़बरदस्त एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करा रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए, 3 साझेदार A B C 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। देखिए ये लाभ का अनुपात है उनका। अब यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, देखिए कॉन्सेप्ट आ गया है, टैक्स आ गया है। टैक्स बोलता हूं मैं इनको, जो उलझाने वाली बात या इधर उधर की बात एग्जामिनर करता है लैंग्वेज में, हम उसको टैक्स बोलते हैं। टैक्स का मतलब उलझाना। अब देखिए आ गई बात, ये देखिए लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये ज़्यादा है। सी ज़्यादा है 200 रुपये, सी ज़्यादा है 200 रुपये किससे? ए की तुलना में। देखिए ए 4 के रेशो में लाभ में है, सी है यहाँ 6 के रेशो में। तो सी का जो हिस्सा है वो ए से 2 ज़्यादा है अनुपात में, देखिए। और यहाँ रुपये में 200 रुपये ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब अधिक, ये रहा। इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर। एक साइड में हमारा संख्या में आएगा अधिक और दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आएगा। देखिए ये रेशो आ गया और बस फिनिश हो गया। अब हमसे पूछा है उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। कुल लाभ कितना है? 6 4 10 5 15। 15 से मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, कुल लाभ आ जाएगा। 15 से गुणा करेंगे कुल लाभ। देखिए 2 से मैंने इसको काटा 100 बार, और 100 गुणा 15 करेंगे हम 1500 रुपये। ये आ गया हमारा कुल लाभ। ये हमारा कुल लाभ होता है 1500 रुपये। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आप जान गए हैं। ये रहा, देखिए क्लियर। अब हम ऐसे ही तो करते हैं सारे क्वेश्चन, बिल्कुल लैंग्वेज से फिनिश हो जाता है। इसको समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, मैथ सिंपल सा लिख दीजिए आंसर। इधर उधर घुमा के मत लिखो सवालों को, सिंपल लिखो और आंसर ले लो, बस यही करते हैं हम। देखिए 3 साझेदार ए बी सी ने, देखिए लैंग्वेज में सब पता लग जाता है, सब कुछ इसी में पता लगता है। ए बी सी ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया, 3 साझेदार ने। फिर एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, उसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा लिया। देखिए डी ने कितना हिस्सा लिया? प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा लिया ए और सी से। ए हमारा ये है और सी हमारा ये है, इससे आधा लेगा, कितना हो जाएगा 1, और इससे भी आधा लेगा, सी से 2 लेगा, 2 इससे 1 इससे 3 लेगा। तो डी ने क्या लिया? 3 इससे ले लिए। क्लियर है? देख लीजिए आप। और यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो ये 3 रेशो के बराबर है, 100 रुपये। देख लीजिए आप, फिनिश हो गया, इक्वल टू इक्वल। देखिए फिनिश। तो कुल लाभ ज्ञात करिए। देखिए तीनों का कुल लाभ कितना था? ये तो था कुल लाभ 4 3 7 और 2 9। तो 3 3 9 कटिंग हो गई, 100 3 300, 300 रुपये का कुल लाभ था। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुल लाभ था, ऑप्शन डी इज राइट, 300 रुपया। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान है, सिंपल है। आपके सामने हर क्वेश्चन में ऐसे ही कराऊंगा, आप देखते रहना हर क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है ये। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और ये रेलगाड़ी समय दूरी चाल से रिलेटेड सवाल है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। तो फ्रेंड देखिए आज का ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत प्यारे तरीके से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल किया जाएगा। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। देखिए बच्चा यहाँ पर फंस जाता है, जो सी से 3 गुना कुशल है, क्योंकि वो पता नहीं लगा पाता कि ये जो किसके लिए कहा गया है, और बस यहाँ पर गलत सलत कर देता है काम। देखिए जो उसके लिए है, जो सी के जस्ट निकट है, ये वाला, यानी कि बी के लिए, बी के लिए जो इसी के निकट हो उसके लिए जो का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत से बच्चे ए के लिए लिख देते हैं और वो सवाल गलत हो जाता है। तो यही तो टैग्स होता है, टैग्स, जिसे एग्जामिनर इस तरीके से यूज करता है क्वेश्चन में कि बच्चा उलझ जाए।
अब हमको यही सेट करना आता है और हम आपके लिए इसीलिए क्वेश्चनों को इजी बना देते हैं और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी सीख कर एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब देखो, अब ये जो बी है, बी सी से 3 गुना कुशल है, ऐसा कहा है यहाँ लैंग्वेज में। देखो सी अगर मैं 2 लूँ तो बी से 3 गुना कुशल हो जाएगा 6, और ए बी से आधा है यानी कि 3, ए बी से आधा कुशल यानी कि 3। ये हमारी इफ़िशेंसी आ गई, इनकी काम करने की क्षमता। इफ़िशेंसी उसी को बोलते हैं जो काम करने की क्षमता होती है। तो 3, 6, 2 के अनुपात में हो गया ये। अब तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिनों में करेंगे? देखिए तीनों मिलकर पूछा है कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। यदि बी अकेला कार्य 6 दिन में करता है, देखिए मैंने बताया बी अकेला, तो देखिए इक्वल टू इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल। देखिए पूरा काम बी 6 दिन में करता है, 6 दिन में, तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क, कुल कार्य कितना होगा। बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। यहाँ पर जो ये इफिशिएंसी आई है इनकी कार्य क्षमता को दर्शाती है। जब बी एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 6 दिन में कितनी करेगा, 6 से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 6 × 36। तो टोटल वर्क है 36 यूनिट। अब इस 36 यूनिट को वे तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस 36 को हमने भाग दिया तीनों की टोटल यूनिट से, 6, 3, 9, 2, 11, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से कितने दिनों में करेंगे। बस फिनिश हो गया। देखिए 11 × 3 = 33, 3 बच गया, दशमलव हो गई 0, 30, 11 दूनी 22, फिर 8, 80, 11 × 7 = 77, लगभग 3.27। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3.27, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए फ्रेंड हो गया। देखो ऐसे हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी करके बताएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और नंबर 1 और ख़तरनाक तरीका। देखिए अब हम ये क्वेश्चन भी हल करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब उसने ये कहा कि मैंने 8 घंटे में टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय करी, कुल समय 8 घंटा लगा। उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल, और शेष कुछ दूरी उसने साइकिल की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। तो इस प्रकार x द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है, हमें बताना है कितने किलोमीटर। अब पैदल से पूछा है। देखिए 8 घंटे में वह 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 8 घंटे में, ध्यान से देखो, 75 किलोमीटर की दूरी। अब उसने क्या किया, इसमें से 8 घंटे में से उसने कुछ तो दूरी पैदल से बाई फुट 5 किलोमीटर की चाल से, और साइकिल से किया उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए ये 2 तरह से उसने दूरी तय करी, कुल 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। यही तो बताया गया है क्वेश्चन में। अब पूछा गया है पैदल तय की गई दूरी, ये वाली पूछी है, कितने किलोमीटर दूरी तय करी 75 में से। तो जिसका पूछे उसे छोड़ देंगे, इसका तो उत्तर हमें लाना है, इससे सवाल को हल करेंगे। देखिए अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे लो चलता रहे तो 12 × 8 = 96 किलोमीटर चले जाएगा। देखिए 96, और जबकि क्वेश्चन में बताया है उसने दोनों की चाल से टोटल 75 किलोमीटर दूरी तय करी, 75। तो अगर हम देखें दोनों का अंतर कितना आता है, अंतर बराबर अंतर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर बराबर अंतर, इससे 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, ये हो गया अंतर, 21 किलोमीटर का अंतर। और यहाँ ये चाल का अंतर कितना है, 5 से 12 बन गई थी चाल, 5 से 12, तो यानी कि 7 का अंतर हो गया। इसी अंतर की वजह से उसने अधिक दूरी तय की। तो अंतर से अंतर को काटा, 7 × 3 = 21, 3 घंटे लो उसने पैदल तय दूरी की, क्योंकि मुझे पैदल का निकालना है। अब देखो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा, तो 3 घंटे में चले जाएगा 5 × 3 = 15, 15 किलोमीटर पैदल तय किया उसने। तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी थी 15 किलोमीटर। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एलिगेशन मेथड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख लीजिए आप एलिगेशन मेथड। बाई फुट चला वो
बाई फुट 5 की चाल से, और साइकिल द्वारा चला हुआ है 12 की चाल से, और एवरेज स्पीड बन गई उनकी 8 घंटे में 75 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, एलिगेशन करेंगे यूज यहाँ पर। इस मेथड से भी ये क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए अब दोनों का अंतर यहाँ लिखूंगा, 12 × 96 से 75 घटा दूंगा मैं, 21 आता है, और 8 × 5 = 40, 75 में से 40 घटाऊंगा, यहाँ पर आता है 35/8। 8 से 8 काटा ये वाला, और 7 × 21, 7 × 5 = 35। देखिए 3 5 का यहाँ समय आ गया। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये चले जाएगा पैदल द्वारा 3 × 5 = 15 किलोमीटर की दूरी, और अगर साइकिल से जाए तो 5 और 12 की गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60 किलोमीटर की दूरी जाएगा बाई साइकिल। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप सीख लीजिए। आपको एक्सपर्ट होना है, इस मेथड से आप ज़बरदस्त सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनाया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए मैं भी यही करता हूँ आपके सामने। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघाल कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। देखिए जैसे कि आपके क्वेश्चन में आता है, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, आयतन वाला। जब एक वस्तु को पिघालकर दूसरी वस्तु के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पर दोनों के आयतन आपस में बराबर हो जाते हैं। दोनों के आयतन आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर गोले को पिघाला गया है तो गोले का आयतन बराबर हो गया उससे बनने वाला शंकु, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। और इस प्रकार हमें शंकु का व्यास हमसे पूछा है। व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी त्रिज्या आ जाए और उसका डबल कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो चलिए ये देख लीजिए, आपका ये गोला है और ये गोले की त्रिज्या है। यहाँ पर ये गोले की त्रिज्या है। देखिए गोला थोड़ा अच्छा बनाएंगे ऐसा, तो गोले की त्रिज्या 10 आ गई है, r = 10 सेंटीमीटर। और इसे पिघाल कर फिर हमने क्या किया, एक शंकु बनाया। देखिए शंकु, शंकु एक उदाहरण है जोकर की टोपी। ये शंकु बनाया 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का, h बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो मैं शंकु का व्यास ज्ञात करना, ये वाला होता है शंकु का व्यास, AOB शंकु का व्यास, और OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। तो त्रिज्या निकालने के बाद उसे दोगुना कर दीजिए, शंकु का व्यास आ जाता है। तो अब आप देखिए गोले का आयतन बराबर हो गया शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, और बराबर होता है यहाँ शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, ये होता है। अब देखिए बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखो मैंने π3 से मैंने π3 काटा, और यहाँ पर मैंने r का मान भरा क्योंकि मुझे इसका मान दिया है 10, तो 10 का घन हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा 10 का घन, यही तो है ना। चलिए और एक चीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखना है हमें, h का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ h की वैल्यू भरूंगा 10। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए r का मान 10, 10 की घात चलिए भर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डाउट करने लगते हैं, समझ में नहीं आता उनकी, तो क्लियर कर लेते हैं। 4 × 10 की घात 3, 1000 हो जाएगा ये, बराबर r² × 10। तो 10 से मैंने 0 काटा, और 100 × 400 और r², 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का होता है, और इधर r², कटिंग हो गई, r² से स्क्वायर कट गया। अब देखो त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए, तो त्रिज्या मेरी थी यहाँ पर 20,
अब इसका दुगुना कर दो तो उसका व्यास आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 उसका व्यास। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि उस शंकु का व्यास था 40 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल तरीके से ये भी क्वेश्चन किया है, इसको भी सिंपल तरीके से करेंगे और फिनिश। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी जो ऑप्शन ABCD में है, जिसके द्वारा हम 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए 1200 को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना, अब 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जैसे हम इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो वह अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये कहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी जिससे कि 1200 में गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखिए 1200 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आप आसानी से सीख जाएंगे। 1200 दूनी 2400 और 1200 तिये 3600। तो 1200 तिये अगर मैं 3 की गुणा कर लेता हूँ तो 1200 तिये 3600 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखिए ये आ गया हमारा आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 3 की गुणा कर देने पर वह है 3600, 60 का स्क्वायर होता है पूर्ण वर्ग। तो 3 की गुणा करने पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया पूर्ण वर्ग रूप में 3600, और पता लगा है 3 की गुणा की, तो गुणा करने वाली छोटी से छोटी संख्या थी हमारा 3, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो यहाँ पर 3 की गुणा कर देने से हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त सॉल्यूशन होगा आपके सामने। देखिए 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने पर, चिन्हित करना का मतलब हो गया उस पर प्रिंट बढ़ा दिया, प्रिंट छाप दिया। 10% अधिक 30% अधिक की दो लगातार चिन्हित करने पर 20% की छूट पर एक वस्तु 2280 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए लागत मूल्य पर उसने क्या किया, ये लागत मूल्य उस पर 10% अधिक अंकित कर दिया, 110 बटे में 100। फिर उसने 30% और अधिक अंकित किया, 130 बटे में 100% का। और फिर उसने इस पर क्या किया, 20% की छूट दे दी, तो 20% हो गया 80 बटे 100। और छूट देकर उसने 80% में जो बेचा, तो इधर कह रहा है 2288 रुपये में बेचा। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंटेज हो गया भैया। देखिए इक्वल टू इक्वल, और इससे फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा। देखिए अब 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटा, ये वाली 20 चौक 80, 20 पंजे 100 ऐसे। अब मैं 11 से काट दूंगा, 11 दूनी 22, 0 11 ठेठ 80, और 13 चौका 52 से मैंने ये 4 बार काटा, 4 बार काटा, और 5 चौक 20, और ये 2 जीरो हो रहे हैं हमारी, ये लग जाएगी तरह के 2000 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 2000 रुपये, ऑप्शन डी। ये वाली 100 ये भी ले गए थे हम यहाँ पर, तो 2000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, लागत मूल्य हो गया 2000 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आसान करेंगे। देखो कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा, कितने रुपए में, 600 में खरीदा, और इस पर सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने पड़े। तो अब उसको कितने में पड़ गया, 600 रुपये पर उसने 40 रुपये और किराए शुल्क में देने पड़े, तो 640 रुपये में पड़ गया वो खरीदारी में 640 का। अब उसने क्या करा, उस पर 12.5% लाभ लेकर उसे बेच दिया। अब इसे बेचेगा, इसको 12.5% होता है, 12.5% होता है 1/8, और लाभ लेके बेचेंगे तो 8 पर 1 का लाभ लिया, 9/8 में बेच देता है। तो इसका 9/8 निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 8 64, 0 8 नंबर 72, 720, 8 नंबर 72 ये 0, तो 720 रुपये में वह उसको बेचेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं और इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप हमारी इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख जाए, क्योंकि इसी पर आधारित आपके सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम में देख लेना, बस आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाए, आपका क्वेश्चन सेकंडों में हल होगा। तो देखिए फ्रेंड, ज़बरदस्त सॉल्यूशन आप यहाँ पर भी खुद देख लीजिए कैसे मैं आपको इनके सॉल्यूशन कराता हूँ। सिर्फ इस ही मेथड से इक्वल टू इक्वल से ही सारे सॉल्यूशन होते हैं। देखो, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, क्रय की गई, वो खरीद ली गई। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12 की छूट की अनुमति देता है। देखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी कि छपे हुए मूल्य पर, खुदरा मूल्य पर, MRP पर छूट दी जाती है। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य उसने दिया है 2500 रुपये, तो 2500 पे है, 10% का लाभ हो जाता है हमारा 250 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। अब इसका कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा, बहुत आसान। देखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य हमसे पूछा है, तो अंकित मूल्य पर छूट कितने की दी है? 12 की छूट दी है, 88% में बेचेगा। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 2500 रुपये, इस पर लाभ होगा 110%। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन गई। ये है तरीका। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 0, 11 धाम कर लीजिए, 11 धाम 110, 11 8 80, और 8 से मैंने सबको काटा और एक 0 यहाँ पर भी लगाई। 8 3 24, 1 हो गया 10, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। मतलब इस सहित ये हमारा कट जाएगा। तो 3125 रुपये होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3125 रुपया। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3125 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत ही प्यारा और सिंपल और टेक्निकल तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन होगा। देखो, 4% प्रति वर्ष का मतलब हो गया, एक वर्ष का साधारण ब्याज जो है 4% की दर से है। तो कितने वर्षों में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे? देखिए, कितने वर्षों में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे? देखिए, एक साल का ब्याज लगता है, एक साल का, ये प्रति वर्ष, एक साल का ब्याज दर लगती है 4%, और हमारा 1500 रुपये दुगने कह रहा है, दुगने हो जाएंगे, यानी कि 1500 रुपये 3000 रुपये हो जाएंगे। यही तो हो दुगना। तो 1500 पे 1500 ही बढ़ गया, तो इसका मतलब 100% ब्याज लगेगा। ये रहा, देखो, 1500 रुपये दुगने हो गए 3000 रुपये। देखिए, तो 1500 से इसे मैंने काटा 2 बार दुगने, और एक अपने आप में 100% हो तो 200% है, इसका मतलब 100% बढ़ गया। ये रहा, देखिए। तो एक साल का ब्याज दर लगती है 4%, परसेंट से परसेंट काटूंगा, 4 से मैंने इसको काटा 25, तो 25 वर्ष लगेंगे दुगना होने में। 4% की दर से 25 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144 रुपये 90 पैसे हो जाते हैं। तो मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से लगाया जाएगा, यानी कि वार्षिक ब्याज दर पूछा है। बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, ताकि जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए तो वहां पर दी गई संख्याओं के अकॉर्डिंग देखा जाता है, या समय के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर समय 2 वर्ष होता है तो वर्ग वाली संख्या आएगी, अगर समय 3 वर्ष होता है तो घन वाली संख्या आएगी। तो यहाँ पर वर्ष 2 वर्ष का समय दिया गया है, तो ये वर्ग वाली संख्या ही होगी, और जब वर्ग वाली होगी तो ब्याज दर वार्षिक % की दर से आसान हो जाएगा निकालना। चलिए निकालते हैं। देखो, मूलधन राशि हमारी दी है
1000 रुपये और अमाउंट दिया है 1144 रुपये 90 पैसे। ये अब देखो 1 दशमलव हटाएंगे हम यहाँ से, 1 जीरो इधर लगा देंगे तो ये हमारा वर्ग वाली संख्या आ गई। ये होता है हमारा 100 का वर्ग और ये हो जाता है हमारा 107 का वर्ग। अगर इसका वर्ग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा 11,449 हो जाता है इसका वर्ग। और देखिए घात ही समय कहलाता है। तो अब देखिए हम देख लेते हैं 100 पर 107 अमाउंट हुआ है तो मतलब 7% का ब्याज दर लगी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 7% वार्षिक ब्याज दर। देखिए आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ऑप्शन बी इज राइट, 7% वार्षिक ब्याज दर लगेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का और सॉलिड है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके, ये भी इस सभी में आपको बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यूपी पुलिस का तो आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप आसानी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। बस ये हमारा मेथड सीख लीजिए, बहुत ही खतरनाक रहेगा आपके लिए। ये वीडियो मैं ज़बरदस्त कोशिश करके बना रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम इसी बार क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है नया क्वेश्चन। ABC ने 50,000 रुपये का व्यापार आरंभ किया। कैसे कैसे लगाया उन्होंने? तीनों ने 50,000 रुपये लगाए और कैसे लगाए ये देख लेते हैं हम। देखिए कैसे उसने पैसे लगाए हैं ये चेक करेंगे हम। तो देखिए कैसे उसने ये पैसे लगाए हैं। बी ने सी की तुलना में, देखो ABC ने 50,000 रुपये लगाए टोटल। ये वाले तीनों ने 50,000 रुपये लगाए। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। बी ने सी से, मतलब सी से बी ने 6,000 रुपये अधिक लगाए, ये लिख दीजिए। और ए ने बी की तुलना में 2,000, इससे 2,000 ज़्यादा लिख दीजिए, 8,000 हो जाएंगे। अब ये जो डिफरेंस निकाला है मैंने, अगर ये टोटल 8 से 14,000 इसमें से घटा दे जाए ये, तो 36,000 रुपये बच जाएंगे। और ये तीनों में बराबर बराबर बट जाते हैं, तीनों में बराबर, क्योंकि डिफरेंस मैंने ख़त्म कर दिया तो बचा हुआ धन तीनों में बराबर। तो 3 से भाग करेंगे, 3 है ना ये बंदे, तो 3 से भाग करेंगे। एक के बैठते हैं 12,000 रुपये, तो इसके तो 12,000 रुपये हो गए सी के, और इसके 12 6 18,000 रुपये हो जाएंगे, और 12 और 8 20,000 रुपये ए के हो जाएंगे ये। अब देख लिए 20 12 और 18 ये हो गया 30 और 20 50,000 रुपये तीनों के लगे हुए थे। और इसमें वार्षिक लाभ में तीनों को 10,000 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए लाभ बराबर लाभ करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, और 2 दाई 20, 2 9 18, 2 6 12। छोटा किया मैंने। कुल वार्षिक लाभ पूछा है कितना होगा, सॉरी कुल वार्षिक लाभ दिया है 10,000, तो ए का हिस्सा बताना है। तो टोटल हमारा हो गया 10 9 19 6 25, तो इक्वल टू इक्वल लगेगा 25 चौका 100, एक रेशो की वैल्यू 400, 400 की गुणा ए में करेंगे 4,000 रुपये आ जाएगा ए का कुल हिस्सा। तो ए का कुल हिस्सा आ जाएगा 4,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, सॉलिड, बिल्कुल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों का। चलिए देखते हैं। यदि 2x + 3 रेशो 5x + 4 3:4 का घनानुपात है, यानी कि घनानुपात का मतलब है घन के रूप में है, तो x का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको घन के रूप में लिखेंगे इसको, तो लिखते हैं 2x + 3 बटे में 5x + 4 बराबर 3/4 का हो गया घनानुपात। ये होता है घनानुपात। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 2x + 3, मतलब हम इसको ऐसे लिख लेंगे
3 का घन 27, 4 का घन 64, ऐसे। अब देखो इसको सिंपल मेथड में कवर करेंगे। 3 का घन 27, 4 का घन 64, 64 दूनी 128 और 27 पंजे होता है 135। देखिए क्रॉस मल्टी से हम इसका अंतर कर लेंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। देखिए 64 दूनी 128 होता है और 27 पंजे 135 होता है। देखिए 15 में से 8 गए 7, 7x हो जाएगा इधर, और बराबर हमें अब देखना है 64 चौका 3, ये होगा 64, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 192, और ये 27 चौका 108। इधर दोनों का अंतर लेंगे, 12 में से 8 गए 4, 8 84, 84 बचता है इधर। अब देखिए 84 को मैंने 7 से डिवाइड किया 21, ये होगा 12 बार, 12 से 84 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो x का मान आ गया हमारा 12। हम देखते हैं x का वर्ग ज्ञात करना। अब इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 12 का वर्ग 144 होता है, तो देखिए 12 का वर्ग 144 होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी, जबरदस्त, ये रहा जबरदस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कैसे होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा आसान तरीका। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 85% अंक प्राप्त करे, 4 विषयों में उसके अंक ये थे, तो 5 विषयों में कितने हैं। देखिए एक विषय 100 नंबर का है, तो 5 विषय हो जाएंगे 500 नंबर का, 85% देखेंगे कितने अंक प्राप्त किए। परसेंट से 2 जीरो कट गई, 5 पंजे 25, 5 अठे 40 और 2 42, 425 अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब 4 विषय में कितने हैं इनको घटा देंगे, 4 8 12, 12 और 10 22, हासिल 2, 9 और 2 11, 8 19, 20 27, 3 30, 4 34, ये वाले 425 में से 342 घटा दीजिए, 5वें विषय के अंक है मालूम हो जाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 12 में से 8 घटाएंगे 4 घटाएंगे 8, 83 अंक। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि उसने 5वें विषय में अंक प्राप्त किए थे 83 अंक, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन ए 83 अंक, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, और इसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको सिखाए जाएंगे, और इन्हीं पर आधारित आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 10% की ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 1 रुपये का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, 10% की दर से 1 साल का 10, 2 साल का 20% होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% की दर से 2 वर्ष का 21% होता है। कैसे होता है, मैंने बताया था कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, और प्लस पिछले पर ब्याज पे ब्याज लगता है 10 पर 10%। परसेंट से परसेंट कट गया, 1 रह गया यहाँ, तो 10 और 1 11 और 10, ये हो गया 21%। तो ये तो मैंने आपको वैसे ही डायरेक्ट बताया है, और आपको इसके बहुत सारे तरीके बताता हूँ, कई सारे आ जाएंगे आप पर बनाने। देखो देखो 100 पर 10% 110, 2 बार लिखेंगे, 2 वर्ष है, 110/100। ऐसे भी हम CI की दर परसेंट बना सकते हैं। 100 से 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11, 121, 100 से हो गया जो 21, तो 21%। तो देखिए बनाने के तो तरीके ये हैं। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर 1%। CI और SI का अंतर है यहाँ पर इक्वल टू इक्वल 1%, और इधर है 1 रुपया।
देखिए अंतर बराबर अंतर, बहुत ही आसान। परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और 1 से इसको काटा, 100 रुपये, तो 100 रुपये आ जाएगा मूलधन राशि। तो देखो बहुत आसान है, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो फ्रेंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको नए तरीके से भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप इसको भी मत सीखे, चाहे आपको एक और ज़बरदस्त तरीका बताया जाएगा। देखिए डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट हम अंतर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अंतर इधर 1 रुपया दिया है, ये लिखेंगे, और इधर परसेंट में लिखेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, जो भी दर परसेंट दी जाएगी, 10%, 5%, 6%, 8%, 9%, 12%, कुछ भी दर दी जाए उसका वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग 100 होता है, और पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स 10 का वर्ग 100 और पीछे से 2 अंक। जैसे अगर 6% आ जाए तो 6 का वर्ग 36 और 2 अंक छोड़कर दशमलव। 5% आ जाए तो 5 का वर्ग 25 और 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये अंतर कहलाता है, CI और SI का अंतर कहलाता है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने किया 10% का 10 का वर्ग 100 और पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो 1% आ गया अंतर। तो अंतर बराबर अंतर कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंट की 2 जीरो, 1 से इसको काटेंगे 100, तो 100 रुपये मूलधन राशि थी। तो देखिए फ्रेंड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ज़बरदस्त। 10% की दर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, इसको 10% की दर को। तो 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना। चलिए अंतर बता देते हैं। 2000 रुपये पर हमें अंतर बताना है, ये रहा। 2000 रुपये पर हमें अंतर बताना है। कैसे? देखिए इसको इधर लिखेंगे, जगह नहीं है ये इधर। देखो मूलधन राशि कितनी है हमारी, 2000 रुपये, और अंतर हमारा इधर आना। जैसे हमने इधर इसका अंतर लाया, ये अंतर दिया था हमें, इधर 1 रुपया अंतर दिया था, तो इधर हमें अंतर निकालना है। तो 2000 रुपये पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर अब है टैलेंट की बात। समय कितना है? समय है 3 वर्ष। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ध्यान से देखो, 1/10, इसको ऐसे लिखूँगा, 10 का 3 वर्ष में गुणा करूँगा, 10 तिये 30। ध्यान दीजिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 10 तिये 30 में 1 जोड़ेंगे 31, तो 31 लिखेंगे हम यहाँ पर, और बटे 10 का घन लिखेंगे यहाँ पर। 10 देखिए 10 तिये 30 में 1 जोड़ेंगे 31, और 10 का घन हो जाएगा 1000। तो देखिए यहाँ पर अंतर आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 31 दूनी 62, तो 62 रुपये का अंतर आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, खतरनाक और खूंखार रूप में आपके सामने सॉल्यूशन है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39, 39वां सवाल, और इसके बाद है 40वां क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉलिड रहेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इन 40 क्वेश्चनों की वीडियो देखकर जरूर जाएंगे। तो ज़रूर जाना आप वीडियो देखकर, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 39, 3 साझेदार XYZ साझा करते हैं, यदि कुल लाभ उनका 3000 रुपये था। देखिए 3000 रुपये का लाभ था, लाभ लिख लेंगे, उनका लाभ था 3000 रुपये का, ये रहा। और बंदे हैं XYZ। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है। देखिए X का Z से 400 रुपये कम,
और y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है। तो इसका मतलब हो गया x का हिस्सा जो है z की तुलना में 400 रुपये कम है, इससे इसके 400 रुपये कम है। इसका मतलब z x पे 400 रुपये ज़्यादा हुआ। देख लीजिए यहाँ ने इधर लिखेंगे एक्स जेड से वो जेड एक्स से 400 रुपये ज़्यादा हुआ 400, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, इससे 200 रुपये कम है तो 200 रह जाएगा ये। अब देखिए दोनों का ये डिफरेंट निकाल लेंगे, 400 और 200, 600 रुपये यहाँ से मैं घटा दे दूँगा अंतर। अब कितना रह गया यहाँ पर 2400 रुपये। 2400 को बराबर बांटूंगा 3 लोगों में इक्वल टू इक्वल, 3 से भाग 3 अट्ठे 24, एक के 800 रुपये बैठते हैं इसके, 800 और 200 1000 इसके हो गए, और 8 और 4 1200 रुपये इसके हो गए। देखिए अब एक्स वाई जेड का लाभ बताना है और उन्हें टोटल लाभ हुआ था 3000 रुपये, तो 3000 रुपये में लाभ बताना है एक्स वाई जेड का। देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिए। छोटा रेशो करेंगे यहाँ से इसको, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 6 5 11 और 4 15। देखिए इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, 15 दूनी 30, एक रेशो की वैल्यू 200। पूछा है एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात, तो एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात ये तो यहीं पर ही हो गया हमारा, 12 8 20 30, ये तो यहीं पर ही हो गया, हमें तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं रही। ये रहा लाभ का अनुपात, यही है हमारे लाभ का अनुपात 4 5 6। देख लीजिए 4 5 6 ऑप्शन सी इज राइट। 4 5 6 होगा तीनों के लाभ का अनुपात। मैं इसको आगे बढ़ गया था निकालने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब देखो 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। देखिए 18 वस्तुएं 15 रुपये के रेट से बेच रहा है, तो 18 पंजे 90, 18 9 27, 270 रुपये में बेच रहा है। उनमें से 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये है। 12 की जो है 16 रुपये है लागत कीमत, तो कितने रुपए की लागत होगी, 12 छिक 72, 7 12 12 7 19, 192 रुपये की लागत आई। अब शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत कीमत ज्ञात करना है, और इस लेन देन में न कोई लाभ न कोई हानि। इसका मतलब जब उसने बेचा है 270 में, तो खरीदा भी 270 में ही होगा, तभी तो कह सकते हैं न लाभ न हानि। अब देखो 270 में खरीदा, तो 270 में से मैंने 192 की तो ये लागत आ गई मेरी 192, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 6 में से 16 में से 9 घटाएंगे 7, 78 रुपये जो है शेष 6 वस्तुओं की लागत कीमत के बराबर है, ये 78 रुपये। तो मैंने 6 से इसको डिवाइड किया, 6 कम 6 36 18, तो 13 रुपये प्रति वस्तु की लागत कीमत होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। सिंपल और आसान तरीके से आप हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का सेंस, एक क्वेश्चन की टेक्निक आराम से हमारे इस मेथड के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। तब तक के लिए हम थैंक यू, वेलकम, विदा चाहते हैं।